Hello. Hi. Hello, everybody. ओके, तो मैं समीर मंडल क्वेस्ट अलायंस से। और आज हम कैरियर पे बात करने वाले हैं और कैरियर से जुड़ी हुई जो पहला कदम होता है, रिज्यूम, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हाय पल्लवी, हाय एवरीबडी, हेलो वैभव जी। सो बिल्कुल, आज जैसे मैं बता रहा था, मैं समीर मंडल हूँ, मैं क्वेस्ट अलायंस से हूँ और प्लेसमेंट टीम से बिलोंग करता हूँ। और हम आज इकट्ठा हुए, जुड़े हैं एक दूसरे से दो टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम करियर की बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं, उससे बाद करियर की बात शुरू होती है। और एक प्रोफेशनल करियर की जब बात शुरू होती है, अ, तो हेलो, तो हम शुरुआत में जो पहला शब्द हमारे, हेलो एवरीबॉडी, हाय अर्पण जी। सो पहला जो शब्द हमारे दिमाग में या जहन में आता है वो है रिज्यूम, बायोडेटा, सीवी। अलग अलग नाम है इसके। तो सबसे पहला, जब मैं छोटा था और जब मैंने अपना बेसिक स्टडीज़ जो है वो ख़त्म किया था, तब हमारे दोस्तों के बीच एक नया टॉपिक उभर के आया था कि बायोडेटा कैसे बनाएं। तब बायोडेटा चलन में था, एक ओल्ड फैशन शब्द है अभी आजकल, जहाँ पे लोग, बहुत कम लोग बायोडेटा शब्द यूज़ करते हैं। तो पहले तो मैं शुरुआत में आपको एक डिफरेंस समझाना चाहूँगा। जबकि ऐसे देखा जाए, ये तीन शब्द हैं जिसमें समानताएं तो है। एक शब्द है बायोडेटा, दूसरा शब्द है रिज्यूम और तीसरा है सीवी। ये तीनों शब्द एक तरह से एक ही है, लेकिन ये तीनों शब्द में जितनी समानताएं दिख रही है, ऐसे तो ये तीनों चीज़ एक ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी बारीकी, असमानताएं भी है। तो पहले ज़माने में एक ओल्ड फैशन शब्द जो मैं बोल सकता हूँ, जो काफ़ी प्रचलित था, वो है बायोडेटा। और ये एक सामान्य शब्द था जिसमें आपके बारे में एक सामान्य इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई जाती थी। हेलो। और तो बिल्कुल, ओके। सो देख रहा हूँ मैं कि धीरे धीरे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पहले सब लोग आ जाए तो चीज़ें स्किप ना हो। हेलो जानवी, हेलो अतुल, हेलो उमिया जी, हाउ आर यू, पुष्पा जी, प्राची जी हैं। सो काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। मुझे पता है जो लोग आजकल जॉब कर रहे हैं उन्होंने भी अपना रिज्यूम लास्ट कब देखा होगा, मुझे नहीं पता। काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने रिज्यूम देखा भी नहीं होगा और आजकल देखते भी नहीं है। सो मैं एक सिग्नल का वेट करूंगा, जब धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं तो मैं एक सिग्नल का वेट करूंगा। जब सब काफ़ी लोग जुड़ जाएं, देन वी कैन स्टार्ट। ओके, ठीक है। सो जब तक लोग जुड़ रहे हैं, मैं थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, कैरियर से जुड़ी हुई। जो मेरा बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, जब मैंने ख़त्म किया और जब एक एक चर्चा विशेष होने लगी कि रिज्यूम बनाना है, क्योंकि रिज्यूम बनाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। जब कांटेक्ट करते थे जॉब के लिए तो लोग बोलते थे, ओके, लोग बोलते थे कि अभी बायोडेटा चाहिए, बायोडेटा के बिना इंटरव्यू नहीं होता। मैंने बोला यार, इंटरव्यू के अंदर जो मुझे पता है मैं बोल सकता हूँ, उसके लिए कागज़ के टुकड़े में लिखना कहाँ ज़रूरी है। तो ऐसी सोच भी हो सकती है काफ़ी लोगों की कि बायोडेटा क्यों इम्पोर्टेंट है। और जो चीज़ें मैं बता सकता हूँ, मैं खुद बात कर सकता हूँ जिस पे, उस पर कागज़ का टुकड़ा या कोई भी चीज़ को लिखने की और बताने की कहाँ ज़रूरत है। सो बिल्कुल,
अच्छी बात है। आज आज का जो टॉपिक है रिज्यूम बिल्डिंग, ये और इंटरव्यू स्किल्स, ये दो टॉपिक है जिस पे हम आज बात करेंगे। ओके, पुष्पा जी ने रिज्यूम देखा है। ओके, ज़रूर आपने रिज्यूम बनाया भी होगा पुष्पा जी। आप अगर अभी जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल ये तो कंपलसरी हो जाता है कि रिज्यूम बनाए बिना इंटरव्यू नहीं होता ज़्यादातर कंपनीज़ में। तो लेकिन ये मैं सवाल पुष्पा जी आपसे ये कर रहा था कि आपने लास्ट अपना रिज्यूम कब देखा था? रिज्यूम ज़रूर बनाया होगा। ओके, सो फाइन, काफ़ी लोग जो है जुड़ चुके हैं। लेट मी अब अभी शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट। सो हाय ऑल एवरीबडी, हाय। मेरा नाम समीर है। आई एम फ्रॉम क्वेस्ट अलायंस। मैं क्वेस्ट अलायंस से हूँ और प्लेसमेंट टीम से बिलोंग करता हूँ। और जब प्लेसमेंट की बात आती है, करियर की बात आती है, जॉब की बात आती है, तो इसकी शुरुआत एक सोच से होती है कि मैं कहाँ जाऊँ, किसको अप्रोच करूँ। तो देखिए, जैसे आप कंफ्यूज हो तो एक शुरुआत जो है वो एक रिज्यूम बिल्डिंग से करनी पड़ेगी। तो रिज्यूम का होना यानी रिज्यूम का अर्थ पहले तो क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक्चुअली इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन है जिसको हम एक्सप्लेन या डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, रिज्यूम एक सोच की तरह मैं अगर बोलूँ तो एक ऐसी सोच हो सकती है, यानी एक छोटी सोच भी हो सकती है कि ठीक है यार, एक कागज़ का टुकड़ा ही है जिसमें मेरा नाम, मेरा एड्रेस हो या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो, या फिर थोड़ा सा मेरा एजुकेशन भी ऐड हो गया। तो ऐसा एक कागज़ का टुकड़ा भी लोग मांगते हैं, लोग बोलते हैं कि चाहिए, तो बना देते हैं। ये एक ऐसी सोच हो सकती है। और निशा ये पूछ रही है बायोडेटा। देखिए, जब ज़रूर मैं पहले इस पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा रिवर्स चले जाते हैं। देखिए, कुछ लोग बायोडेटा कहते हैं, कुछ लोग रिज्यूम कहते हैं और कुछ लोग सीवी भी कहते हैं। कैरिकुलम वर्टे जिसको बोलते हैं, कैरिकुलर वर्टे, जिसका शॉर्ट फॉर्म सीवी है। तो बायोडेटा, रिज्यूम और सीवी, ये तीनों का अंतर क्या है, पहले शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। देखिए, पहले तो ये मैं बता दूँ, ये तीनों चीज़ें, तीनों डॉक्यूमेंट जो है जिनका नाम अलग अलग आप सुन रहे हैं, वो तीनों एक तरह से एक ही है। यानी रिज्यूम, बायोडेटा और सीवी, ये तीनों चीज़ें एक ही है। ओके, लेकिन शुरुआत हम छोटे से करेंगे, यानी हम ऑर्डर वाइज जाएंगे। सबसे पहले जो ओल्ड फैशन वर्ड मैं बोलूँगा, जो पुराने फैशन का एक शब्द है, पुराने फैशन जो ओल्ड फैशन हो गया है, वो बायोडेटा है। तो खास करके आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में भी और कुछ ऐसी चीज़ों में जो है वो बायोडेटा शब्द जो है वो उपयोग होता है। तो बायोडेटा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बारे में बताता है। जैसे आपका जो बायोलॉजिकल जो है, चीज़ें हैं जो हर एक का होता है, जैसे आपका नाम, डिटेल्स, जेंडर, आपकी कम्युनिटी, आपका रिलीजन, आपका रेसिडेंस, ये सब चीज़ें बायोडेटा में ही कवर होती है। इससे ज़्यादा बायोडेटा में चीज़ें कवर नहीं होती। तो थोड़ा सा इससे उभर के जो अभी बाद में आया जो शब्द है, जो एक फ्रेंच शब्द है, रिज्यूम। रिज्यूम एक फ्रेंच शब्द है, और ये जो उभर के आया वो मॉडर्न ज़माने में, उसके अंदर आपके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बायोडेटा में थी, उससे भी परे, उससे भी आगे जाते हुए आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, आपका जो स्किल है, उसको भी अच्छे से एक ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको रखते हुए और वो चीज़ें दिखाते हुए आगे जाना। तो ये रिज्यूम हो गया, जो उससे थोड़ा एडवांस लेवल हो गया। और सीवी जो है वो एक सुपर एडवांस लेवल हो गया, जहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद ये सीवी जो है वो ज़्यादातर 4 पन्नों या उससे भी ज़्यादा का होता है। और ये जो सीवी है ये आपके लाइफ के बारे में, आपकी सोच के बारे में, आपकी थॉट प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताता है। तो सीवी थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया। लेकिन ज़्यादातर हम अभी एक फ्रेशर लेवल पे, फ्रेशर लेवल जो 12th पास, ITI पास स्टूडेंट्स हैं, और जो लोग पहली जॉब करना चाहते हैं, फ्रेशर्स हैं, या तो घर एजुकेशन ख़त्म करने के बाद घर पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद जॉब के बारे में सोच रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, या कुछ अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप करने के बाद कोई फुल टाइम जॉब के बारे में सोच रहे हैं,
या जो अभी जॉब करना जो पढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्द जॉब के बारे में अभी से सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, ऐसे फ्रेशर्स के बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ रिज्यूम के बारे में बात करेंगे आज। तो जो भविष्य में आप अपना सीवी भी बनाने वाले हो, और बायोडाटा तो अभी ओल्ड फैशन हो गया है, तो अभी हम रिज्यूम से शुरुआत करेंगे और फ्रेशर्स के बारे में ही बात करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले रिज्यूम का एक डेफिनेशन, मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन जो मैं बात कर रहा था उस पे आता हूँ। सीवी का फुल फॉर्म क्या है वो मुझे किरण जी पूछ रहे हैं। तो देखिए, सीवी का जो फुल फॉर्म है वो है कैरिकुलम वर्टे। ये जो नाम है वो प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा लंबा है, इसलिए लोग उसके शॉर्ट फॉर्म में सीवी लिखते हैं, जिसका मतलब आधार जो है वो बायोडाटा रिज्यूम ही है। लेकिन ये एक्सपीरियंस लेवल पे जो लोग लाइफ स्किल और ज़्यादातर अपने अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में विस्तार से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में जब विस्तार से बोलना चाहते हैं, तो कैरिकुलम वर्टे जो है वो आप देख सकते हैं। दीपक जी ने उसका सही जवाब भी दिया है आपको। सो तो सीवी वो है। तो भविष्य में आप जो रिज्यूम बनाते हैं उनका सीवी भी ज़रूर बनता है। और यही एक ही चीज़ है जो एक पन्ने से शुरू होकर वो 4 या 5 पन्ने या 6 पन्ने पर जाएगी। सो दैट इज़ सीवी। सो जैसे मैं बता रहा था रिज्यूम, तो रिज्यूम बनाने से पहले एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए, एक रिज्यूम का डेफिनेशन अगर कोई मुझसे पूछे, अगर छोटी सोच या हम रखें, रिज्यूम को सीरियसली ना लें, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक सिंपल सा पेज का टुकड़ा जिसके अंदर आपका नाम, एड्रेस और ज़्यादा से ज़्यादा आपका एजुकेशन आ गया या पढ़ाई आ गई, बना देते हैं, लिख देते हैं, छाप देते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अभी ज़रूरी है तो कर लेते हैं। तो ये सोच से एक अच्छा रिज्यूम ज़रूर आप नहीं बना पाओगे। इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं बदल सकते, जैसे आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस है जो वही है, आपका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी बदल सकते हैं लेकिन फिर भी वो वही दिखाना पड़ेगा। सो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, और इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो एक सोच ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी कि आप किस तरह से इम्प्रेसिव हैं, वो आपको दिखाना आता हो और आपको मौका मिले तो आप क्या बताओगे अपने बारे में। तो एक पेन और पेपर आप ज़रूर ले लें। पहले कुछ चीज़ें आपको ज़रूर से नोट डाउन करनी पड़ेगी, और ये अगर आप नोट डाउन नहीं करते हो और आप इसको नहीं समझते हो, अ, एक पूजा जी पूछ रहे हैं कि सीवी और रिज्यूम का जो डिफरेंस है वो क्या है। पूजा जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसके बारे में मैं 2 दफ़ा बात कर चुका हूँ, और ये काफ़ी लोग हैं अभी हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं बार-बार एक ही पॉइंट को रिपीट करूँगा, तो थोड़ा समय की मर्यादा है, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुज़ारिश करूँगा कि आप है ना, ये वीडियो को दोबारा जब है लाइव सेशन ख़त्म हो जाए, जिसका रिकॉर्डिंग ज़रूर देखें, तो आपको इसका डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा, जिसके बारे में मैं 2 दफ़ा बात कर चुका हूँ। थैंक यू। सो मैं कंटिन्यू करता हूँ एक सोच से, जिसको आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से इम्प्रेसिव हो। अगर आपको मौका दिया जाए तो आप किस चीज़ में कैपेबल हो। अगर आपको ये दिखाना चाहिए तो आप कैसे दिखाओगे। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप कितने इम्प्रेसिव हो। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो तो आप एक रिज्यूम को भी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाओगे, क्योंकि रिज्यूम आप ही हो, आप ही का आईना है, वो आपका प्रतिबिंब है। एक रिज्यूम एक कागज़ का टुकड़ा ही नहीं है। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो वही इम्पोर्टेंस रिज्यूम को भी दे पाएंगे। तो आप अगर ये चाहते हो कि दूसरे लोग जानें आपके बारे में कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितने कैपेबल हो और कितने सक्षम हो, और आप कितना सीरियस हो अपने करियर को लेके, अपनी ज़िम्मेदारियों को लेके, या ऐसी चीज़ें जो आपको दिखानी अगर पड़े तो आप किस अंदाज से दिखा पाओगे। ये सोच जो है, अगर ऐसी सोच आप रखोगे तो आप एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव रिज्यूम बनाओगे। और इफ़ेक्टिव रिज्यूम का मतलब यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके रिज्यूम में इंटरेस्ट लेंगे। आपके रिज्यूम में इंटरेस्ट लेने का मतलब है कि वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जितने बड़े अच्छे लोग यानी अच्छी कंपनियां आपके रिज्यूम में इंटरेस्ट लेगी, उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इंटरव्यू की आपको मिलेगी, आपको उतने ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। तो आप ये ज़रूर चाहेंगे कि अगर आपको बनाना ही है तो थोड़ा टाइम निकाल के
अच्छे से समझते हुए उसको बनाएं और एक अच्छी सोच जो है, एक इम्प्रेसिव सोच जो है वो ज़रूर रखें। देखिए, सबसे पहले जो मैंने बोला एक सोच की ज़रूरत है यहाँ पे, वो मैंने बात की। और इसके बाद 3 ऐसे सवाल जिसके जवाब आपको नोट करने हैं, जो आपने कागज़ पेन अपने पास लिए हैं, आपने रखे हैं, या आप कोई नोटपैड है आपके पास, या जो भी है, या उसमें आप प्लीज़ नोट करें। 3 सवाल हैं यहाँ पे। पहला सवाल है सेल्फ प्रोफाइल। सेल्फ प्रोफाइल यानी आपके बारे में, यानी यहाँ पे एक सवाल आपको अपने आप से करना है, हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ, व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए। ओके, यस, बिल्कुल, जो मैंने अभी बताया, रिज्यूम एक आईना की तरह है जो आपके बारे में बताता है। और यहाँ पे मैं पहले सवाल की बात कर रहा था, सेल्फ प्रोफाइल की बात कर रहा था। सबसे पहले एक सवाल जो आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, जिसके जवाब आपको नोट डाउन करने हैं, वो ही ये है कि हु एम आई, यानी आप कौन हैं, एंड व्हाट आई वांट, आपको क्या चाहिए। देखिए, आपको क्या चाहिए अगर ये आप समझ नहीं पाए तो आप एक अच्छा रिज्यूम नहीं बना पाएंगे। यानी इसका एक उदाहरण मैं दूँ, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, यानी अगर अहमदाबाद की बात करूँ जो अभी मैं हूँ यहाँ पे, अगर मुझे बड़ौदा जाना है, सूरत जाना है या राजकोट जाना है, मुझे पता नहीं है, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊँगा कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हो। वैसे ही आपको क्या चाहिए वो आपको जानना पड़ेगा, शुरुआत यहाँ से होगी। सो हु एम आई एंड व्हाट आई वांट, इसके कुछ रैंडम जो भी आपको ठीक लग रहे हैं, वर्ड्स हो या सेंटेंस हो, आप उसको लिखें, जो आपको रिज्यूम बिल्डिंग में ज़रूर हेल्प करेगी। ये जानना ज़रूरी है, हु एम आई एंड व्हाट आई वांट। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हुए आपको ये जानना है, जिसको ज़्यादातर लोग जेडी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म जेडी है, जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब प्रोफाइल भी कहा जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब प्रोफाइल हर कंपनी जो है वो शेयर करती है, वो इंटरनेट पे होता है, वो न्यूज़पेपर एड्स में होता है, जहाँ पे आपको बिल्कुल पर्सन पीपल वांट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यस यस यस, दीपक, सही बात है। और इंट्रोडक्शन जो है वो भी हु एम आई का एक हिस्सा हो सकता है। और जैसे मैं बता रहा था, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब प्रोफाइल सेकंड नंबर का मेरा पॉइंट है, जहाँ पे आपको कंपनी क्या ढूंढ रही है, वो क्या ढूंढ रही है। जैसे आपने पहले सवाल में आपको क्या चाहिए, आप क्या ढूंढ रहे हो, उसके बारे में जानने की कोशिश की, वैसे ही जॉब डिस्क्रिप्शन में आप ये जानने की कोशिश करें जो कि कंपनी कैसे लोग ढूंढ रही है, वो ठीक है, लेकिन कंपनी क्या ढूंढ रही है, उसको क्या करवाना है, वो क्या चाहती है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ये आपको जो है ये जॉब डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चाहते हैं, वो आप जो चाहते हैं उससे अगर मैच कर रहा है तो आपको ज़रूर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा। ऐसी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश भी कीजिए, जो मेरा थर्ड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जिस पे मैं बात करूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, हाँ, वो पहला पॉइंट था मेरा। और तीसरा पॉइंट जो है वो कंपनी प्रोफाइल है, यानी आपको जब कंपनी क्या ढूंढ रही है ये समझ में आ गया, तो आपको ये जानना होगा कि कंपनी जो है, कंपनी जो है वो क्या करती है, और उसकी जो है अ, वो वो कौन से बिजनेस में है, यानी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए। जैसे रिश्ता जो बनता है, जैसे आप देखते हैं कि अरेंज मैरिज में रिश्ता बनता है, तो लोग जो हैं वो ख़ानदान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनके फादर कौन है, इनकी मदर कौन है, इनका भाई कौन है, ये कैसे कल्चर में रहते हैं, इनका लाइफस्टाइल क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें, वो कहाँ जॉब या बिज़नेस करते हैं। तो वैसे ही ये रिज्यूम बनाना एक कंपनी के साथ जुड़ने वाली बात होती है, एक रिश्ता बनाने वाली बात होती है। जैसे कंपनी देखती है कि उनको क्या चाहिए, वैसे आप भी देखो कि कंपनी क्या है, वो कैसी है और कौन सी चीज़ों में। तो थोड़ा सा ये तीसरा पॉइंट जो है वो भी ज़रूरी है कि थोड़ा कंपनी के बारे में आप जानकारी रखें, और ऐसी जानकारी जो आपको इंटरनेट के या किसी के माध्यम से नहीं मिलती। ये सवाल आप इंटरव्यू में भी पूछ सकते हो कंपनी के बारे में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 पॉइंट के बारे में मैंने यहाँ पे बात की। पहला पॉइंट था सेल्फ प्रोफाइल, जिसमें आपको अपने बारे में जानना है, आपको क्या चाहिए उसके बारे में जानना है। और उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ते हो, कंपनी की कोई भी रिक्वायरमेंट जो आपके सामने आती है, उसमें आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, कंपनी क्या ढूंढ रही है, ठीक है। और अगर ये
जो आप जो चाहते हो और जो आप ढूंढ रहे हो वो मैच हो रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट आता है जिसमें आप कंपनी प्रोफाइल, यानी ये कंपनी क्या है और किन चीज़ों में काम करती है उसके बारे में ज़रूर जानकारी रखें। जब आप इंटरव्यू में जाए ये जानकारी अहम हो जाती है और इसकी जानकारी रखने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। ये एक इंटरव्यू टिप भी है जो रिज्यूम बिल्डिंग में भी कारगर होता है और ज़रूरी है। ये 3 सवाल जो है इसका जवाब जो आपने जो भी नोट डाउन किया है वो वो आपको ज़रूर रिज्यूम बिल्डिंग में काम आएगा। देखिए, अभी एक रिज्यूम का इम्पोर्टेंस समझते हैं। ठीक है, एक रिज्यूम जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप जाओ वहाँ पे और फेस करो। यानी अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाता, कोई कंपनी में आपको एक कैंडिडेट की तरह, एक जॉब सीकर की तरह देखा ही नहीं जाता, आपको इन्विटेशन ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे जाओगे? आपको तो जाना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट भी है। तो सबसे पहले आप नहीं जाते, आपका रिज्यूम जाता है। तो पहला मौका जो है वो आपसे पहले आपके रिज्यूम को मिलता है। और अगर ये इफेक्टिव हुआ तो ज़्यादा जानने के लिए एक इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू कॉल ज़रूर देगा और जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी है या बताई है वो जानने के लिए आपको ज़रूर इंटरव्यू कॉल आएगा। सो पहले तो आपका रिज्यूम जाता है, आप नहीं जाते हो। तो आप, जैसे कहावत है इंग्लिश में, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, यानी पहली इंप्रेशन जैसी पड़ती है वो बहुत लंबे समय तक असर रखती है। तो वैसे ही जो पहली इंप्रेशन है वो आपका रिज्यूम है। और मुझे किसी ने बोला मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? दूसरे लोगों को प्लीज़, अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो यस में जवाब दीजिए, और अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो नो में जवाब दीजिए। तो मुझे पता चलेगा कितने लोग अच्छे से क्लियरली मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, तो मुझे एक यस दिख रहा है, 2 यस दिख रहे हैं, 3 यस दिख रहे हैं। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जिनको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही उनका शायद इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है या इंडिविजुअल। तो ज़्यादातर लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि जिनको सुनाई नहीं दे रहा है उनका सेटअप प्रॉब्लम या स्पीकर प्रॉब्लम या इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है। आप थोड़ा अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, काफ़ी थैंक्स। तो मुझे अभी क्लियर हो गया कि मेरा सेटअप तो ठीक है, आवाज़ मेरी क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंस जो है रिज्यूम का, ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ कैन बी अवर लास्ट इंप्रेशन, अगर हमको दूसरा मौका ना दिया जाए। या दूसरा मौका जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन में डिसाइड होता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपका रिज्यूम है, क्योंकि आप जो, जैसे मैं बता रहा था, आपका रिज्यूम एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी के तौर पर आइदर और पहले पहुंचता है, और उसके बिना पर आपको कॉल आता है इंटरव्यूअर का। ठीक है, तो ये आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, ये इंटरव्यूअर डिसाइड नहीं कर रहा है, एक कागज़ का टुकड़ा है या एक रिज्यूम डिसाइड कर रहा है। सो इस रिज्यूम को इतना अच्छा आपको बनाना पड़ेगा कि जिससे सामने वाले की नज़र उस पर पड़े। पहले तो नज़र की बात करें, एक रिज्यूम ऑन एन एवरेज, मैं एक सवाल करना चाहूँगा, एक रिज्यूम ऑन एन एवरेज कितने समय तक देखा जाता है? यानी एक रिज्यूम को कितना अप्रॉक्स टाइम मिलता होगा? इसका कोई मुझे जवाब दे पाएगा? यानी एक रिज्यूम को ऑन एन एवरेज अगर एक रिक्वायरमेंट कंपनी ने डाली है और काफ़ी रिज्यूम्स उनके पास पड़े हैं, तो इंटरव्यूअर एक रिज्यूम को एक ग्लांस में कितने समय तक देखता है? मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, आप जवाब उस ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जवाब जो है वो है, पहला सवाल जो है, पहला ऑप्शन जो है वो है 10 सेकंड, दूसरा ऑप्शन जो है वो है 20 सेकंड, तीसरा ऑप्शन 40 सेकंड, और चौथा ऑप्शन 1 मिनट यानी 60 सेकंड। सो निधि बता रही है 1 से 2 मिनट एक इंटरव्यूअर एक रिज्यूम को देखता है। चलो ठीक है। करण कह रहे हैं कि उनको कोई आइडिया ही नहीं है। वैभव जी कह रहे हैं 1 मिनट हो सकता है। दीपक कह रहे हैं कि 1 से 2 मिनट हो सकता है। ओके, निर्मल, सो काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं है और काफ़ी लोगों ने 1 मिनट का ऑप्शन चुना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि जब हम एक्सपीरियंस, हाँ ओके, 1 मिनट, कुछ अभी भी जवाब आ रहे हैं, लेट मी जस्ट, मुझे वो जवाब देखने दीजिए। 1 मिनट का ऑप्शन सबसे ज़्यादा सिलेक्ट किया गया है यहाँ पे। और चलो ठीक है,
सो मैं ये कहूँगा कि ऑडियंस पोल जो है वो 1 मिनट की तरफ गया है। सो ठीक है। और देखिए, मैं ऑडियंस के साथ नहीं जाऊँगा, मैं जो सही है जितना मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं वो शेयर करूँगा। ओके, कुछ अदर आंसर्स भी आ रहे हैं, कुछ लोग 40 सेकेंड्स भी कह रहे हैं। ओके, 60 सेकेंड का मतलब 1 ही मिनट होता है प्राची, 40-60 सेकेंड्स। सो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट और 60 सेकेंड, यानी मेजॉरिटीज़ आर विद 60 सेकेंड्स। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक जो फैक्ट है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में, प्लेसमेंट इंडस्ट्री में अभी तक। देखिए, जब एक सीवी की बात होती है या एक एक्सपीरियंस्ड रिज्यूम की बात होती है, तो जहाँ पे कम से कम 2 साल या 2 से 6 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो बेसिक एक्सपीरियंस अगर है किसी का, ऐसे रिज्यूम्स अगर आते हैं तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है। तो ऐसे रिज्यूम्स को 1 मिनट का समय, एक ग्लांस जो है वो दिया जाता है समझने के लिए। ये बात आपकी सही है। लेकिन अगर हम फ्रेशर, जिसकी मैंने टॉपिक के शुरुआत में ही कहा था कि हम ऐसे रिज्यूम्स की बात करेंगे, बनाने की बात करेंगे कि जो फ्रेशर लोग बनाते हैं, जो अभी जॉब करने वाले हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब के बारे में सोच रहे हैं, या जो घर पे बैठे हैं और अभी जॉब के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे फ्रेशर्स के बारे में अगर बात करें तो फ्रेशर्स के रिज्यूम की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू एक्सपीरियंस, वो आप एज्यूम कर सकते हैं। और ये फ्रेशर के रिज्यूम्स की जो क्वांटिटी है उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक अप्रॉक्स टाइम आपको मैं अगर बताऊं, एक स्टैंडर्ड अप्रॉक्स टाइम, तो वो 10 सेकंड का है, जो मेरा पहला ऑप्शन था। यानी 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं मिलता एक रिज्यूम को एक ग्लांस पे। यानी आप सोचिए कि 10 सेकंड के टाइम में एक कागज़ का टुकड़ा कितना इम्प्रेसिव हो सकता है। ये आपको डिज़ाइन करना है, या आपको बनाना है, या आपको अच्छे शब्दों द्वारा क्रिएट करना है। सो एक फ्रेशर के रिज्यूम को बहुत कम समय मिलता है, और काफ़ी जगहों पे तो आप नहीं मानोगे, फ्रेशर का रिज्यूम ऑटो फिल्टर होता है सॉफ्टवेयर्स द्वारा। यानी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगर ग्रामर मिस्टेक्स हो या लैंग्वेज सिलेक्शन गलत हो, तो आप नहीं मानोगे, ऐसे रिज्यूम इंसानों के हाथ में नहीं आते। ये कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से या कुछ फिल्ट्रेशन के माध्यम से बड़ी कंपनियां निकाल देती है। यानी आपको मौका ही नहीं मिलता कि आपको कोई इंसान, यानी आपके रिज्यूम को मौका नहीं मिलता, यानी आपको मौका नहीं मिलता, यानी आपके रिज्यूम को मौका ही नहीं मिलता कि कोई इंसान उस पर 2 नज़र दे, और ऐसा इंसान जो आपको नौकरी दे सकता है। आपका फ्रेंड उसको पढ़ता है तो वो आपको नौकरी नहीं देने वाला, और वो आपको टिप्स ही देगा शायद। सो एक्सपीरियंस रिज्यूम को 1 मिनट या उससे ज़्यादा का समय मिल सकता है, लेकिन एक फ्रेशर के रिज्यूम को 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि क्वांटिटी जो है उसकी 5 टाइम 7 टाइम ज़्यादा होती है। सो ये एक जवाब था मेरा। और देखिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ सवाल जो हैं वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ओके, सो अगर आप शो कीजिए। ओके, ज़रूर। देखिए, मैं सैम्पल रिज्यूम भी शो करूँगा, वो आखिर में मैं शो करूँगा। अभी मैं रिज्यूम की बनावट पे आऊँ उससे पहले 2 चीज़ें जो हैं वो मैं बताऊँ। मैंने बताया कि आपको कुछ सेकंड का ही समय मिलता है रिज्यूम को, और रिज्यूम जो है उसको बनाने के लिए आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा। ये मैं बहुत बोल चुका हूँ। देखिए, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपकी लॉयल्टी, ये सब चीज़ें के बारे में भी आप सोचिए और उसको भी शब्दों में ढालिए। ये रिज्यूम में आपको अलग जो है वो जो उसका कॉलम होगा वो आपको मैं बताऊंगा, वो भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अभी मैं रिज्यूम की बनावट के बारे में बात करूंगा कि रिज्यूम की बनावट जो है वो कैसी होगी, क्योंकि समय की मर्यादा जो है उसको देखते हुए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंटरव्यू स्किल्स के बारे में भी बात करनी है। तो सबसे पहले देखिए, रिज्यूम मैं चाहता हूँ कि मैं सैम्पल आपको लास्ट में शेयर करूँगा, लेकिन आप कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन करें, जो एक ऑर्डर में है 1 to 7, 1 से 7, और इसी ऑर्डर में इसको रखिए। ये अलग अलग सेक्शंस हैं, और इस सेक्शंस को
एक ऑर्डर में अगर आप रखते हैं तो ये ज़्यादा अभी मैक्सिमम जो है वो इफ़ेक्टिव रहेगा आपका रिज्यूम। सो सबसे पहले हेडर के बारे में बात करेंगे। किसी भी लेटर का एक हेडर होता है, वैसे ही रिज्यूम एक ऑफिशियल लेटर है। तो उसका हेडर जो है उसके बारे में बात करें तो उसके हेडर में सबसे पहले बोल्ड अक्षर में रिज्यूम वर्ड सेंटर में आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है आप हेडर में रिज्यूम के बाद अपना नाम से शुरुआत करें। देखिए नाम जो है वो उसका एक ऑर्डर भी है जो ज़्यादातर एक स्टैंडर्ड ऑर्डर की तरह यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे आपके नाम से ही आप बहुत सारी या फ्रेशर जो है वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। क्योंकि नाम में देखिए कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट पीछे कुछ कुमार या सिंह जो उनका निकनेम है, जैसे उनको बुलाया जाता है, वो लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए नाम अभी एक बहुत ही कॉमन देखा गया है कि आधार कार्ड जो जिस तरह से अभी पॉपुलर है, प्रचलित है और सब हर कोई चीज़ आधार कार्ड से जुड़ रही है, तो आप आधार कार्ड में जिस तरह से आपका नाम है उस तरह से ही आप अपना नाम लीजिए रिज्यूमे के अंदर भी। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स जब भी किसी का जॉइनिंग किसी कंपनी में होता है, इंटरव्यू होने के बाद जब जॉइनिंग होता है, तब डॉक्यूमेंट्स के आधार कार्ड, खास करके आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे बिहाफ पर ही ये सब चीज़ें जो है वो कंपनी रिकॉर्ड्स में ली जाती है। और कंपनी रिकॉर्ड्स में आपका जो नाम होगा या आपका जो असली पहचान है वो आपका उसी ऑर्डर में लीजिए जो आधार कार्ड में है, खास करके या आपके डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें आधार कार्ड को मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एक ऑर्डर में होना चाहिए जिसमें आपका नाम फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम आपका फादर का नाम या आपका फीमेल के केस में अगर उनकी शादी हो गई तो उनका हस्बैंड का नाम, और लास्ट जो नेम है यानी जिसको लास्ट नेम कहते हैं वो है आपका सरनेम। यानी इस तरह से आप भी ले सकते हैं। तो पूरा नाम आपका मेंशन करें, बोल्ड में करें, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखें। सो दैट इज़ हेडर। और हेडर के साथ दो कम्युनिकेशन पॉइंट्स आएंगे आपके। एक है फ़ोन कम्युनिकेशन, यानी आपके मोबाइल नंबर हो सकते हैं, और दूसरा आएगा आपका ईमेल आईडी। सो देखिए अगर ईमेल आईडी आपका नहीं है तो प्लीज़ बना लें। एक ईमेल आईडी एक कम्युनिकेशन आईडी के तौर पे ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है, आप कम यूज़ करते हैं, तो भी एक बनाएं ज़रूर, और ये बहुत ज़रूरी है। और एक लिंक्डइन आईडी भी अगर हो सके तो बनाइए, जो अभी ज़्यादातर जॉब और उससे जुड़ी हुई चीज़ों के लिए काफ़ी रिफ़र की जाती है। तो जो चीज़ें बायोडेटा में है वही आपके लिंक्डइन आईडी में आप डाल सकते हैं। तो एक लिंक्डइन आईडी और एक जीमेल आईडी या कोई भी आपका जो है वो एक ईमेल आईडी आप किसी में भी बना सकते हैं। और इसके अलावा नंबर जो है कॉन्टैक्ट नंबर वो 2 रखें। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए एक तो आपका खुद का नंबर हो गया, उसको स्लैश करके एक और नंबर भी आप प्लीज़ मेंशन करें, क्योंकि अगर इसको मैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी कहूँगा, दूसरा नंबर आपका खुद का ना होकर आपके घर के किसी और सदस्य का भी होता है, जैसे आपके फादर, मदर, ब्रदर या किसी फ्रेंड का जिसको आप रेगुलर कॉन्टैक्ट में हैं उसका होता है तो भी चलेगा। क्योंकि कोई इंटरव्यूअर अगर आपको कॉल करता है तो अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है या आप रीचेबल नहीं हो, किसी वजह से आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो वही मैसेज अदर नंबर पे भी दी जा सकती है, तो आप वो इंटरव्यू मिस नहीं करोगे, आपका कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इसको ध्यान में रखें प्लीज़। तो 2 नंबर ज़रूर मेंशन करें, एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के तौर पे सेकंड नंबर रखें, और एक पहला नंबर जो आपका खुद का नंबर है वो ज़रूर मेंशन करें। 2 नंबर और एक ईमेल आईडी, और हो सके तो एक आपका लिंक्डइन आईडी भी ज़रूर ऐड करें। सो ये हेडर हो गया। हेडर के बाद जो एक पॉइंट आता है आप प्लीज़ नोट करें, वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव प्रोफाइल क्या है, मीन्स आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है। ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा बाद में, जिसको मैं सब्जेक्ट लाइन भी बोलता हूँ, कि आपका करियर पाथ, करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हो, तो और आपकी सोच कैसी है, इससे ये जाहिर होती है। और तीसरा पॉइंट जो है वो है समरी ऑफ योर क्वालिफ़िकेशन, यानी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जो आपकी पढ़ाई जो है, जो आपकी लेटेस्ट पढ़ाई है, उससे शुरू करते हुए टेबल के फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। जैसे आपने काफ़ी सैम्पल रिज्यूम में देखा भी होगा, जिसमें आपका बोर्ड कौन से साल में आपने पास किया है, जैसे एसएससी हो गया, एचएससी हो गया या आईटीआई हो गया, तो जो आपका लेटेस्ट स्टडीज़ है वो पहले आएगा, यानी
करंट हो सकता है या लेटेस्ट हो सकता है, जो अभी आखिर में आपने किया है वो पहले आएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप 10th तक जाएंगे, एसएससी तक, उसके बाद वो एक टेबल के फॉर्म में आप अपना क्वालिफ़िकेशन जो है वो दिखा सकते हो। फिर आपको आपके स्किल्स और एट्रीब्यूट्स भी दिखाने हैं चौथे पॉइंट में, क्योंकि आप एक फ्रेशर का रिज्यूम मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो है वो आप नहीं दिखा पाओगे, लेकिन या एक्सपीरियंस अगर आप नहीं दिखा पाओगे तो स्किल और एट्रीब्यूट्स जो है वो ज़रूर दिखाएं, यानी आपके स्ट्रेंथ और आपके इंटरेस्ट क्या है वो आप ज़रूर दिखाएं और इसको हाईलाइट करें। ये चीज़ जो है एक फ्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक फ्रेशर एक कोरे कागज़ की तरह होता है, उसकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो एज ए एक्सपीरियंस वो दिखा सकता है, तो उसको अपने स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी और ये एक अलग कॉलम की तरह रखें और इसको हाईलाइट करें। और वो आपको ज़रूर मिलेंगे। अच्छे रेफरेंस शब्द आपको गूगल से मिल सकते हैं और अदर रिज्यूम से भी आप ले सकते हो। देखिए, कॉपी पेस्ट अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो अदर रिज्यूम से या कहीं से भी, तो उसमें पूरा रिज्यूम कॉपी करने की मत सोच रखिए। आप कुछ लाइन्स ले सकते हो, लेकिन आप जो भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, ले रहे हो, उसका मीनिंग आप ज़रूर समझिए। अगर उसका मीनिंग आपको नहीं पता और उससे जुड़ा हुआ सवाल अगर इंटरव्यू पूछ लेगा तो आप परेशान हो जाओगे और शायद आप जवाब ना दे पाओ। ओके, तो वो चीज़ जो आप लिख रहे हो, आप पेस्ट कर रहे हो, आप एडिट कर रहे हो, वो चीज़ें की मीनिंग ज़रूर समझे और जाने। और अगर वो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसको ईजी वर्ड्स में कन्वर्ट करें, हार्ड वर्ड्स मत रखिए। ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है वही रिज्यूम में होना चाहिए। ओके, सो स्किल्स और एट्रीब्यूट्स जो है, स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट जो है, उसके बारे में आप एक कॉलम बनाइए और उसके बारे में लिखिए। और पांचवा पॉइंट जो है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप किया है, वो जो फुल टाइम एक्सपीरियंस ना होकर कोई भी आपने छोटी मोटी एक्टिविटीज़ की है, ट्यूशन क्लास किया है या किसी को हेल्प की है या कोई सोशल एक्टिविटी में भाग लिया है, वो चाहे मनी अर्निंग हो या ना हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपने की है, ठीक है, अगर उसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट नहीं भी है, जैसे स्कूल में किसी ने एनसीसी किया हो सकता है, तो ऐसी भी कोई वॉलंटरी एक्सपीरियंस आपका है तो आप प्लीज़ उसको मेंशन करें। उसको अलग कॉलम में, नंबर 5 कॉलम में इसको प्लीज़ मेंशन करें। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ आपको जो है वो एक अलग लेवल पे ले जाएगी, जो फ्रेशर के मुकाबले आपका सिलेक्शन होने का चांस, आप एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट जो है आप में बढ़ जाएगा। अदर सर्टिफिकेशन अगर आपने किया है, कोई कोर्स किया है कंप्यूटर का या कोई वर्कशॉप किया है, तो आप उसको भी एक अलग कॉलम में, 6ठे नंबर के कॉलम में ज़रूर मेंशन करें। और 7वें नंबर के कॉलम में, आप कॉलम वाइज हम जा रहे हैं, आपके कुछ रेफरेंसेस आप ज़रूर मेंशन करें। रेफरेंसेस से अच्छी इफेक्ट आती है, और रेफरेंस ऐसे लोगों का ले जो थोड़े सक्सेसफुल है लाइफ में, जो आपसे बड़े हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों का भी आप रेफरेंसेस ज़रूर मेंशन करें, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ करें और उनका जो काम है, डेजिग्नेशन, उसके साथ करें। और ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मोड है। विटनेस जो होता है जैसे एग्रीमेंट्स में, वैसे रेफरेंसेस भी बायोडाटा में काफ़ी इफ़ेक्टिव दिखता है। और लास्ट में एक डिक्लेरेशन लाइन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, एज़ पर आप योर ट्रूथ एंड नॉलेज, और उसके बाद आपका सिग्नेचर, योर्स फेथफुली, और आपका पूरा नाम, और साइन ज़रूर करें उसको। तो एक जेन्युइन जो रिज्यूम है वो आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ओके, देखिए, ऐसे तो रिज्यूम में काफ़ी पॉइंट्स मैंने कवर किए, लेकिन अभी मैं जल्दी से रिज्यूम के सैंपल को शेयर करूं, जो मैं आखिर में करने वाला हूं, एक सैंपल। उसके पहले मैं बात करना चाहूँगा इंटरव्यू स्किल्स की, जो भी ज़रूरी है। देखिए, इंटरव्यू स्किल्स की अगर हम बात करें, जो रिज्यूम अगर इफ़ेक्टिव आपने बनाया है और वो ही आपको बहुत सारे कॉल्स दिलाने वाला है, तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ कॉल्स आपको आने वाले हैं। और ये जो भी इंटरव्यूज़ कॉल्स आएंगे, उसमें जो भी रिज्यूम में आपने लिखा है उसको डिटेल में समझने के लिए आपको बुलाया जाता है। और जो कंपनी प्रोफाइल है उसको भी उसके बारे में कितना जानते हैं और आपने कितनी स्टडी की है, वो भी एक इंटरव्यू ज़रूर देखना चाहता है, और इसके बारे में भी जुड़े हुए सवाल हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करें। तो जो अपॉर्चुनिटी या जो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने सर्च किया था और जिसके बिहाफ पे आपने रिज्यूम बनाया, वो कंपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए आप एक इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हो,
तो एक कॉल अगर आपको फॉल होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। बिफोर आई, यहाँ से इंटरव्यू आपका शुरू हो जाता है। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि जब हम चल के किसी एड्रेस पे जाते हैं तो ही इंटरव्यू शुरू होता है। देखिए, आपको एक कॉल आने का मतलब होता है रिज्यूम ने आपका काम कर दिया, यानी रिज्यूम ने जो काम करना था कि आपने अपनी वो काम हो गया है। तो यहाँ पे उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो एक कॉल आता है। तो कॉल जब आता है इंटरव्यूअर का, थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है और यहाँ पे इंटरव्यू स्किल्स की बात भी शुरू हो जाती है। तो पहले तो आप बहुत ही ध्यान से सुने, लिसन केयरफुली, कि इंटरव्यूअर जो है, जो आपको कॉल कर रहा है कंपनी से, जो आपसे कनेक्ट कर रहा है, वो आपको क्या कह रहा है। और अगर आपको किसी चीज़ में समझ में नहीं आ रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप धीरे से उनको बताइए कि आपको समझ में नहीं आया और आप दोबारा उसको सुनना चाहते हैं। ठीक है? तो सिर्फ हाँ हाँ नहीं करना है और बहुत ध्यान से सुनना है। उसके बाद जो है एक प्रैक्टिस रखिए कि आप है ना, जो भी सुन रहे हैं और वो जो भी आपको बताया जा रहा है वो आप जो है वो सब नोट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं। तो ये नोट जो है वो करना होता है। जैसे आपको किसी का नाम बताया गया कि आपको किससे मिलना है, तो उसका नाम आप नोट कर लें, आप उनका मोबाइल नंबर नोट कर लें, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस मोबाइल नंबर जो भी है वो नोट करें। एड्रेस बताया जा रहा है तो एड्रेस नोट करें। ठीक है? या तो उसको मैसेज पे ले। ये चीज़ जो है वो नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ के बारे में आप इंटरव्यूअर को दोबारा कॉल करते रहेंगे तो आपकी इंप्रेशन बुरी हो सकती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कंफ्यूज हो रहे हो और उनको भी कंफ्यूज कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इंटरव्यू की शुरुआत यहीं से हो जाती है, कॉल उठाने से। यानी अगर रिज्यूम ने काम कर लिया है और आपको कॉल आ रहा है तो कॉल को ध्यान से सुने और जो भी बातचीत हो रही है वो उसको नोट करें और जो भी बोले वो धीरे बोले, क्लियरली बोले, जो समझ में आए वो। ठीक है? और जो भी टाइम में आप एग्री कर रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लें कि आपका टाइम कैसा है जिस पे आप एग्री कर रहे हैं, जहाँ पे आप इंटरव्यू पे जाएंगे। जहाँ पे इंटरव्यू में जाना है वो एड्रेस को और वहाँ पे जो कांटेक्ट पर्सन है जिनसे मिलना है उनकी डिटेल्स अच्छे से कलेक्ट कर लें और एक फ़ोन नंबर जो है आपने वो नोट कर लें, वो ज़रूरी है। और जहाँ भी आप जाना है वहाँ पे आप प्लीज़ 10 मिनट पहले पहुँचे, सो दैट नया एड्रेस है, आपको 2-4 जनों को पूछना पड़ सकता है। तो आप अगर लेट जाएंगे तो हो सकता है आप पूछताछ में या वहाँ पे पहुँचने में ज़्यादा लेट हो जाए। सो नेवर बी लेट, बी ऑन टाइम। 10 मिनट पहले पहुँचिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे इंटरव्यू स्किल्स शुरू हो गई है। आप अच्छे से सुन रहे हैं, आप नोट डाउन कर रहे हैं, आप डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं और आप इंटरव्यू में 10 मिनट पहले पहुँचेंगे। लेकिन इंटरव्यू में जाने के लिए जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, सिलेक्शन ऑफ एसेसरीज़, ये भी बहुत ज़रूरी है, जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेगा। तो जितना हो सके उतना प्लीज़ आप अपने आप को प्रोफेशनल या क्लासिक लुक दें, ना कि कोई ट्रेंडी लुक दें। या आप ध्यान रखें जो भी ये कॉम्बिनेशन आप पहन रहे हो, लाइट हो तो ज़्यादा अच्छा, शर्ट के साइड से अगर देखा जाए तो। हो सके तो कैजुअल वेयर्स, टी शर्ट्स ना पहने, जीन्स ना पहने, वेयर फॉर्मल लाइट शेड क्लोथ्स। ठीक है? और प्लीज़ उसको प्रेस करके अच्छे से क्लीन हो, उसका ध्यान रखें। और और हो सके तो क्लीन शेव रखें। और जो लोग मुस्टैश रखना या बियर्ड रखना पसंद करते हैं, मेक श्योर कि वो प्रॉपरली ट्रिम हो, वो ज़्यादा हैवी ग्रो ना हो। ठीक है? क्योंकि एक प्रोफेशनल इम्प्रेशन जो है वो एक क्लासी ट्रिम्ड होनी चाहिए। आपके हेयर जो है वो प्रॉपर कट या कोम होने चाहिए। ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही बेसिक है, लेकिन मैं इसको रिपीटली आपको बताना चाहूँगा। एक फ्रेशर जब ख़ास करके एक फ्रेशर जब एक इंटरव्यू में जाता है तो ये सब चीज़ों का सिलेक्शन जो है वो उसकी इम्प्रेशन रिफ्लेक्ट करता है। हो सकता है वो कितना भी अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसका हो, लेकिन उसका फ़िज़िकल एक्सपीरियंस जो है वो अगर बुरा रहा तो उसकी इम्प्रेशन जो है वो बुरी जा सकती है और उसको टाइम कम मिल सकता है। तो ये सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स जो है वो प्रॉपर रखें, फॉर्मल रखें और वेल मेंटेन रखें। सो ये भी ज़रूरी है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और एक चीज़ जो है मैं खुल के बात करना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग हम शूज़ पहन के जाते हैं और काफ़ी जगह पर ऐसा दिखता है कि भाई शूज़ जो है वो पहन के आना मना होता है। तो प्लीज़ बोर्ड पे पढ़िए, अगर वहाँ पे लिखा है प्लीज़ रिमूव योर शूज़,
तो बाहर ही निकाल दीजिए, और अगर नहीं लिखा है तो ही आप एंटर कीजिए। और अगर आपको बोला जाता है कि शूज़ बाहर निकालिए तो तुरंत ही रिएक्ट कीजिए। और जो सॉक्स हैं यहाँ पे, ये भी मैं बोलना चाहूँगा, सॉक्स ज़रूर पहने शूज़ के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर फ्रेशर्स को मैंने देखा है कि वो छोटे सॉक्स पहनते हैं या कभी फटे सॉक्स भी पहनते हैं, या फिर सॉक्स नहीं पहनते। तो देखिए, अगर आप शूज़ पहन रहे हो और अगर आपको निकालना पड़े तो सॉक्स भी प्रॉपर होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, क्योंकि ये इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी है। और इसको भी आप प्लीज़ जितना जितना आप क्लोथ्स को अपनी इम्पोर्टेंस देते हैं और उससे क्लीनिनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतने आपको पेयर ऑफ शूज़ को और सॉक्स को भी दें, और इसको भी प्रॉपर रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसेसरीज़ में यू कैन हैव अ वॉच जो डिसेंट हो या कुछ भी, लेकिन मैंने देखा है फ्रेशर्स लोग जब ट्रेंडी लुक या जीन्स पहनते हैं तो काफ़ी एसेसरीज़ जो है वो पहनते हैं। इतनी सारी एसेसरीज़ जो है वो आप मत रखिए। अदर एसेसरीज़ आप टेम्पररी उतार दीजिए या रख दीजिए अपने ड्रॉवर में, जब आप इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं अपने पास रखिए, बैग में रखिए। और जो रिज्यूम है वो प्लीज़ वापस कैरी करिएगा एक अच्छे से फ़ोल्डर में जब आपको बुलाया जाता है। ओके, अभी इंटरव्यू टिप्स में जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो मेकओवर है आपका वो ज़रूरी है, आपका क्लीनलीनेस ज़रूरी है, और वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए। और जहाँ पे भी आपको पहुँचना है वहाँ पे आपको 10 मिनट पहले पहुँचना है। अब जो है आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा कि व्हाट डू यू आस्क द एम्प्लॉयर व्हेन दे कॉल यू, यानी आप भी कैसे सवाल एम्प्लॉयर से कर सकते हो, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ठीक है, उससे पहले आपको मैं कुछ परसेंटेजेस दिखाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि एक एम्प्लॉयर जब हायर, एम्प्लॉयर यानी ये वो आदमी है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो आपको जॉब देने वाला है। गुड आफ्टरनून। एम्प्लॉयर वो आदमी है जो आपको आपको इंटरव्यू लेने वाला है, तो वो जो है उसका परसेंटेज क्या रहता है, वो उस अगर एवरेज हम निकालें तो एक एवरेज क्या आएगा, ये जो है बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट पे मैं आने वाला हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। ये मेरा टिप था एक्चुअली, टिप ऑफ द डे, जो अभी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा। सो इसके बारे में भी मैं बात करूँगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। निशा, आई अप्रिशिएट, लेकिन ये पॉइंट जो है वो मैं बाद में कवर करने वाला हूँ। सो स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं चलेगी, सो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसके बारे में मैं बात करूँगा, और उसकी इफ़ेक्टिव जो वे है जैसे ये करेंगे उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। सो जैसे मैं बता रहा था कि परसेंटेज है कुछ, जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है, जो हायर आपको करेगा, जो आपका इंटरव्यू लेगा, वो कैसे देखता है आपको, वो क्या क्या देखता है आप में। तो पहले तो आपका जो अपीयरेंस और आपका जो इंप्रेशन है, जिसके बारे में मैंने क्लोथिंग के एसेसरीज़ के बारे में बात की और ये सब चीज़ों के बारे में बात की, जो इंटरव्यू स्किल्स में आता है ये सब चीज़ें, उसको 45% यानी 45 यानी 50% से सिर्फ 5% कम, 45% जो है वो आप वेटेज रखता है अपीयरेंस और इम्प्रेशन। यानी आपका जो इम्प्रेशन आप गिरा रहे हो, आपका जो अपीयरेंस है वो 45% वेटेज रखता है। तो ये बहुत ध्यान रखिए कि आपका अपीयरेंस और आपका इम्प्रेशन इन टर्म्स ऑफ आपका लुक, आपका हेयर कट, आपका क्लोथिंग, ये या फुटवेयर, और ये सब चीज़ें नीट हो, क्लीन हो, प्रॉपर हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो उसके अलावा सेकंड पॉइंट है वो है बीइंग रिलायबल एंड पंचुअल। ये भी बहुत इफेक्टिव पॉइंट है, खास करके फ्रेशर्स के लिए। तो इसका वेटेज भी सेकंड नंबर पे आता है, वो है 35%। आप नहीं मानोगे, ईमेल आईडी कंपलसरी है जो बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं बात बोल चुका हूँ कि एक ईमेल आईडी ज़रूरी है, और वो डिसेंट होना चाहिए। अगर रोमियो टाइप अगर ईमेल आईडी है आपका तो एक नया बना लीजिए, रिज्यूम में वो चलेगा। ठीक है, तो वैसा जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे फ्रेशर्स लोग मैंने देखा है कि मजनू या दिल ऐसे वर्ड्स भी यूज़ होते हैं जो जिसका ईमेल आईडी बनता है। तो रिज्यूम में बिल्कुल ऐसे ईमेल आईडी मेंशन मत करिएगा, विच विल बी अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। तो एक नया ईमेल आईडी आपको बनाना पड़ेगा इन दैट केस, जो थोड़ा प्रोफेशनल हो और सिंपल हो, आपके नाम से हो या कोई भी चीज़ से हो सकता है। अगर उसमें नंबर्स भी हैं तो चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो 35% वेटेज जो है वो रिलायबल और पंचुअल को जाता है। यानी आप कितने रिलायबल हो, ट्रूथ हो, पंचुअल हो। ये पंचुअल तो आप 10 मिनट पहले पहुंच गए इंटरव्यू में, उससे भी पता चलता है। और रिलायबल कितने हो वो आपको अपने शब्दों से और आपकी स्ट्रेंथ पे बात करते हुए, कॉन्फिडेंस में लेते हुए, इंटरव्यू के साथ डिस्कस करते हुए आपको दिखाना है। तो ये आपको ज़रूर 35% का वेटेज रखता है। उसके बाद 10% का वेटेज रखता है आपका वर्क एक्सपीरियंस।
यानी आप जो सोचते हो कि एक्सपीरियंस होते हैं उनको ही जॉब मिलती है और उनको ही बुलाया जाता है, फ्रेशर में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि 10% ही है जो एक्सपीरियंस का वेटेज है, उससे ज़्यादा नहीं है। 45% वेटेज मैंने बताया अपीयरेंस और इम्प्रेशन का है, 35% मैंने बताया रिलायबिलिटी और पंक्चुअलिटी का है, और 10% वेटेज जो है वो वर्क एक्सपीरियंस का है, और दूसरा 10% वेटेज जो है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का है। आपने क्या पढ़ाई की है और आपने कौन सी जगह पे जैसे अप्रेंटिसशिप ली है, ट्रेनिंग ली है, या कोई सर्टिफिकेशन किया है, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी किया है, वो है ज़रूरी। व्हाट आर द इंटरव्यू स्किल्स? अल्पन जी, मैं इंटरव्यू स्किल्स पे ही बात कर रहा था कि एक जब आप इंटरव्यूअर के पास जाते हो तो आपका जो वेटेज है वो क्या होना चाहिए, आपका अपीयरेंस और इम्प्रेशन जो है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो भी एक स्किल है। आप अपने आप को कैसे दिखाते हो, आपका मेकओवर कैसा है, जिसमें आपके हेयर स्टाइल से लेके आप अगर आप मूंछ या बियर्ड रखते हो तो ट्रिम हो और वो प्रॉपर हो, कट हो, प्रॉपर शेप में हो, इसका ध्यान रखना है। और आप नीट एंड क्लीन कपड़े पहन रहे हो, क्लासी कपड़े पहन रहे हो जो बिल्कुल फॉर्मल होने चाहिए, वो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब पेयर ऑफ शूज़ जो है वो सॉक्स जो है वो प्रॉपर हो, क्लीन हो, और उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और आपको थोड़ा मैनर्स और कर्टसी, जिसको मैंने बोला आपको कि रिलायबल एंड पंक्चुअल, उसका ध्यान में रखना है। जैसे ऑफिस में एंटर होते हुए मैं कमिंग सर बोलना, और जब आपको बैठने के लिए बोला जाए तभी आप बैठें, तब तक आप खड़े रहें। आपका जो पोस्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका वो पोस्चर जो है बॉडी का वो स्ट्रेट होना चाहिए, वो बिल्कुल बैंड या थका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका गला सूख रहा है तो पहले ही से आप पानी पी के जाएँ, और ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए व्हेन यू एज एन इंटरव्यू टिप्स। और ये स्किल्स में भी आता है, ये सब चीज़ें जो मैनर्स हैं उसमें भी आता है, इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, सो जैसे 10% वेटेज मैंने बोला वर्क एक्सपीरियंस को दिया जाता है, और 10% और एक वेटेज है जिसमें 100% ख़त्म होता है, वो दिया जाता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो आपका जो पढ़ाई है बेसिक और जो आपने ट्रेनिंग या जो भी किया है उसको ये दिया जाता है। देखिए, इंटरव्यू स्किल्स की जैसे मैंने बात की, तो ये स्किल्स में जो आपने रिज्यूम बिल्डिंग में मैंने जो बात की थी, रिसर्च द कंपनी के बारे में जानिए, ये भी आता है। क्योंकि जब इंटरव्यू में आपको बोला जाएगा, आपको सवाल किए जाएंगे, तब आप कुछ कंपनी के बारे में भी सवाल हो सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने का भी मौका दिया जाता है। सर कोई अचीवमेंट होता है तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं वो पढ़ रहा हूँ। एक्टिविटीज़ में निराली ओके, सो यहाँ पे वैरायटी ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। देखिए, इंटरव्यू टिप्स पे जैसे मैं बात कर रहा था, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, अभी आई विल कट इट शॉर्ट एंड स्वीट। देखिए, कंपनी की जो रिसर्च की है उस पर जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करें, और आपके जो रिज्यूम है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, पोजीशन है, प्रैक्टिस ऑफ द इंटरव्यूअर, और जो आपके सेंसेस हैं जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपके जो 5 सेंसेस है, देखना, आपका आइज़ जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, आपका जो सेंसेस है वो एक्टिव होने चाहिए। सो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, आप बहुत ही कैजुअल रह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपको जानने की कोशिश कर रहा है, और अपने बारे में बताना कोई शर्म वाली बात है ही नहीं है। और जो भी सवाल आपको किए जाते हैं उसमें अगर आप किसी भी सवाल से कंफर्टेबल हैं, कंफ्यूज हैं, तो प्लीज़ इंटरव्यूअर को वो पूछिए। इंटरव्यू स्किल्स जो है वो एक ऐसी स्किल नहीं है जो आपको सीखनी पड़ेगी। आप जितने फ्रेशर के रिज्यूम के बारे में बात करूँ तो खास करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक्सपीरियंस है नहीं, तो कोई टेक्निकल सवाल जो है जो एक्सपीरियंस को लेके हो सकते हैं वो आपको होने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशनल सवाल जो है, जो जानकारी है, जो आपकी हॉबीज़ है, उसके बारे में सवाल ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके रिज्यूम में प्रिंटेड है वो आपको पता होने चाहिए, जो मैं रिज्यूम बिल्डिंग में बता चुका हूँ, और उससे जुड़े हुए कोई सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आपके बारे में पूछे जाते हैं, तो वो आपको जो है वो पता हो जाना चाहिए। नो, इट्स रिज्यूम नॉट बायोडेटा। यस, बिल्कुल पल्लवी, ये रिज्यूम ही है, बायोडेटा नहीं है। इंटरव्यू में इंग्लिश में, ओके, सो ये भी मैंने देखा है फ्रेशर्स रिज्यूम में, फ्रेशर्स के केस में,
कि ज़्यादातर देखा है कि जो इंटरव्यूअर है, लैंग्वेज जो है जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप लिखते हो कि भाई आपको आता है, लेकिन हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपको इंग्लिश में बात करना चाहता है और आपकी इंग्लिश की कैसी है उसकी जानकारी लेना चाहता है। देखिए, आपका इंग्लिश अगर एवरेज है तो आपने किसी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में तो अप्लाई नहीं किया होगा, जो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता है वो क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। सो कभी ये भी हो सकता है कि जो बेसिक जॉब के अंदर भी हो सकता है कि सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर जो है वो अंग्रेज़ी में ही बात कर रहा है। तो इन दैट केस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर उसमें अनकंफर्टेबल लग रहा है कि तो आप बोलिए, आप रिएक्ट कीजिए, आप बहुत ही प्यार से उनको बोलिए कि सर मेरा माय इंग्लिश इज़ नॉट वेरी गुड, सो इट इट वुड बी कम, ये इंग्लिश में भी बोल सकते हैं यही चीज़। it would be comfortable if I would be more comfortable if you can talk in other language like Hindi or Gujarati or any regional language you know, और द और इंटरव्यूअर नो। तो हिंदी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर रीजन में कॉमन है और पॉपुलर है, तो आप हिंदी का भी चुनाव कर सकते हैं और आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल, आप ऐसा मत बोले कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप ऐसा बोले कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे अगर वो हिंदी में बात करना। सो ये चीज़ जो है आप उनको बहुत ही रिक्वेस्टिंग टोन में बोल सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर हो सके उतना आप इंटरेक्टिव रहिए, बोलिए। देखिए, काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है कि इंटरव्यू के सवाल होते हैं और जो कैंडिडेट हैं वो जवाब नहीं देते, खास करके फ्रेशर्स की बात करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा दोबारा पूछिए, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा तो आप रिक्वेस्ट कीजिए उनको कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं। और जो भी है आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो आप टाइम ले रहे हैं लेकिन आप रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया या आपने बोलना बंद कर दिया या बिहेव करना बंद कर दिया तो वो आपकी कमज़ोरी या नॉन कॉन्फिडेंस की निशानी होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका रिजेक्शन ईजीली हो जाए। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है। साथ में ज़रूर ले जाइए। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओरिजिनल फ़ोटोकॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स साथ में ज़रूर ले जाइए। देखिए नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल कैरी ना करें। देखिए, कुछ जगहों पे ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट अगर आएगी तो वो भविष्य में आपको बुलाएंगे। देखिए, इंटरव्यू में आप ज़ेरॉक्स रख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के, और वो अगर आपको बोला जाए दिखाने को तो ही आपको दिखाना है, और ओरिजिनल ज़रूरत नहीं है ले जाने की। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या अदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग प्रोसेस करनी होती है, या कुछ इंटरव्यूज़ में ये ज़रूरी होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़, खास करके आधार कार्ड या ऐसी कॉपी का आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर रखें। तो इसका ज़ेरॉक्स आप कैरी कर सकते हैं, ओरिजिनल कंपलसरी नहीं है साथ में रखना। अगर आप रख रहे हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप अगर अवॉइड करना चाहते हो तो एक ज़ेरॉक्स कैरी कर सकते हो, ओरिजिनल आप अपने सेफ प्लेस में या अपने रेसिडेंस प्लेस पे या कहीं भी आप रख सकते हो। ओके, मैं ऑलमोस्ट ये इंटरव्यू स्किल्स में जितना जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, ज़्यादातर चीज़ें रिज्यूम बिल्डिंग में कवर हो गई थी, जहाँ पे हमने अपने आप की इम्पोर्टेंस, कंपनी की इम्पोर्टेंस और उसकी डिटेल्स के बारे में बात की। वही चीज़ें इंटरव्यू टिप्स में, इंटरव्यू स्किल्स में रिपीट हुई है काफ़ी, जहाँ पे आपको आपके बिहेवियर का, आपका बॉडी लैंग्वेज पे और आपके एटीट्यूड पे बात हुई और सेंसेस के बारे में बात हुई। अभी मैं चाहूँगा कि मैं कुछ सवाल के जवाब भी दूँ। अगर कुछ सवाल हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप प्लीज़ मुझे रिज्यूम बिल्डिंग या इंटरव्यू स्किल या उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जो आपको क्वेश्चन के तौर पे लगती है वो आप मुझे पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जिसका मैं ज़रूर जवाब देना की कोशिश करूँगा। फॉर्मल वेयर, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मल वेयर तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये इम्प्रेशन जो है आपका, वो आपके जो अपीयरेंस और इम्प्रेशन जो है उसका वेटेज भी 45% का है, जैसे मैंने बताया। तो आपका वेयर जो है और आपका जो सिलेक्शन है आपका वेयर का, वो काफ़ी फॉर्मल होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये फॉर्मल ड्रेस। ओके, एक और सवाल था कि गर्ल्स के लिए फॉर्मल ड्रेस कौन सा है, विच आई अग्री। देखिए, फॉर्मल ड्रेस यानी जैसे शर्ट पैंट्स भी होते हैं गर्ल्स के, जिसको ऑफिस वेयर्स भी बोल सकते हैं, वो भी वो पहन सकते हैं, और इनकेस अगर वो चीज़
ऐसे ऐसे पेयर ऑफ क्लोथ्स अगर उनके पास फ्रेशर के पास अवेलेबल नहीं है ऑन द इनिशियल स्टेज मे बी, तो वो सिंपल सलवार या जो है वो पहन सकते हैं। सिंपल ड्रेस जो है, जो दुपट्टे वाले ड्रेसेस जो होते हैं, जिसमें लाइट कलर के ड्रेस हो, जिसमें ज़्यादा डिज़ाइंस और वो ना हो, ऐसे स्मूथ और प्लेन ड्रेसेस जो हैं वो ज़रूर पहन सकते हैं। ओके ओके सो ओके सो यहाँ पे मैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में नहीं लगा, परफ्यूम नहीं लगाई है। ओके यहाँ पे मैंने पढ़ा है, किसी का कमेंट है कि परफ्यूम नहीं लगाई है। देखिए ऐसा नहीं है, यू कैन स्मेल गुड, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन हाँ जो जैसे मैंने बोला, जैसे कपड़ों का चुनाव जो है वो फॉर्मल होना चाहिए, लाइट शेड होना चाहिए, वैसे परफ्यूम भी आप ऐसा लगाइए जो प्रॉपर हो, लाइट हो, ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा टेंशन क्रिएट करे ऐसा ना हो। वो कैजुअल में आप कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आप थोड़ा सा लाइट शेड या प्रॉपर परफ्यूम का चुनाव करें। बिल्कुल। ओके सो इंग्लिश इज़ ग्लोबल लैंग्वेज। यस यस, इंग्लिश इज़ ग्लोबल लैंग्वेज, इसलिए हम इंग्लिश का चुनाव करते हैं ज़्यादातर। तो मैं यहाँ पे जैसे बता रहा था, मैं कुछ सवाल जो है वो लेना चाह रहा था अभी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिटेल में जाननी हो, कोई ऐसा पॉइंट जो रिज्यूम बिल्डिंग या इंटरव्यू स्किल से जुड़ा हुआ हो, क्वेश्चन आपके हो, प्लीज़ आप मुझे टाइप करके बताइए, जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। दीपक, मैं यहाँ पे ज़रूर आपका ये सवाल जो है पहले वो मैं बोल दूँ। आपका सवाल है कि बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। देखिए बैंक अकाउंट होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो सैलरी ज़्यादातर अभी देखा गई है कि जो ज़्यादातर सैलरी है वो अकाउंट में गिरती है, NEFT होती है। तो एक बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है। और आप एज एन इनकम करने वाले हो, उस वो कहीं से भी जो भी अदर जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसके लिए एक ऑफिशियली देखा जाए तो एक बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है, नेशनल हो या फिर कॉर्पोरेटिव बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। अभी तो बैंक अकाउंट खोलना भी बहुत आसान हो गया है, बहुत ईजीली खुल जाता है। लेकिन काफ़ी केसेस में ये भी देखा गया है कि जो कंपनी है उनके बैंक के साथ टाई अप होते हैं, तो कंपनी खुद ये बैंक अकाउंट खोल के देती है। लेकिन देखिए, अगर कंपनी खुद अकाउंट खोल के नहीं भी देती तो कंपनी ये ज़रूर आपको कहेगी कि एक बैंक अकाउंट आप कहीं से मैनेज करो और एक्टिव करो, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन तो कंपलसरी है ही और ये करना भी ज़रूरी है। ओके सो ओके यहाँ पे एक सवाल है कि करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या आ सकता है। ओके देखिए, करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है यानी अदर एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं इसको। इसमें आप जो अदर चीज़ें हैं, उपलब्धियां हैं, वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई सोशल सर्विस किया हो, जो जो चीज़ आप हाईलाइट करना चाहते हैं, या आप किसी ड्राइंग या आर्ट फॉर्म में किसी में पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो छोटा एक सेशन हो या एक कोर्स हो जो ऑनलाइन हो। तो ऐसी, या तो आपका कोई अचीवमेंट हो जहाँ पे आपने कुछ जीता हो या पार्टिसिपेट किया हो, तो ऐसी चीज़ें जो है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में, अदर एक्टिविटीज़ में ज़रूर। और ऐसी चीज़ें बिल्कुल हाईलाइट करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है फ्रेशर के नज़रिए से देखें तो ये दूसरों से उनको अलग बनाती है, इम्प्रेसिव बनाती है, और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी, इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। सो दूसरे कोई सवाल अगर हो तो प्लीज़ आप पूछिए। आई एम कंफर्टेबल।
ఫైనాన్స్ యూట్యూబ్ గూగుల్ ఎక్సెల్ షాపింగ్ మనం ఒకరోజు మిలా ఎక్సెల్ మిల్ ओके, तो यहाँ पे एक और सवाल आ रहा है कि बॉडी लैंग्वेज। देखिए, बॉडी लैंग्वेज जैसे मैंने अभी आप बात की, मैंने एक्चुअली बात की अभी पॉस्चर के बारे में। जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपका वॉकिंग, आपका सिटिंग, इस पे भी नज़र होती है। हर एक की नज़र ऐसे तो होती है हम जहाँ जहाँ जाते हैं, लेकिन एक इंटरव्यूअर की नज़र से देखें, नज़रिए से देखें तो उनकी भी नज़र होती है। और आपका पॉस्चर जो है, आप स्ट्रेट बैठें, आपका आई कांटेक्ट जो है वो भी आप स्ट्रेट रखें, कॉन्फिडेंट रखें, और थोड़ा सा अपने आप को फ्री या लूज़ रखें। थोड़ी कर्टसी और मैनर्स के साथ, आपके अच्छे कपड़े पहने होंगे, आप अगर अच्छे से क्लीन होंगे तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और वही कॉन्फिडेंस की वजह से आपका बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगा। और आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर टेंशन ना लें कि मेरा ये सामने वाला क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, वो तो आपको रिलैक्स होने में और बिहेव करने में आसानी होगी। तो मैं ये बोलूँगा कि बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी तो है, लेकिन इतने माइक्रो लेवल पे इसको आप डिटेल में ना जाएं। खास करके फ्रेशर्स को मैं बोलूँगा कि इतने डिटेल में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों का कैलकुलेशन जो है वो उनको कंफ्यूज कर सकती है, उनके उनके कॉन्फिडेंस को हार्म कर सकती है, जिसकी वजह से उनके उनके आवाज़, उनके बिहेवियर और उनका वोकेबलरी जो है वो वीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं लास्टली एक चीज़ जो है, रिस्पेक्ट होने चाहिए, रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और यहाँ पे जो मुझे बीच में एक आया था टिप, वो मैं गोल्डन टिप जो है वो ऐड करूँगा। देखिए, आपका रिज्यूम जो आपने हाथ से अगर लिखा है या जो भी पॉइंट्स आपने नोट किए हैं अभी और आप इसको जब कंप्यूटर में, लैपटॉप में या कहीं भी टाइप करोगे तो आप वर्ड में आप देखोगे, वर्ड के अंदर एक, या एक्सेल में भी या किसी में भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पेलिंग चेक का। तो आप ये स्पेलिंग चेक का ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल करें, उसको प्रिंट करने से पहले या उसको पोस्ट करने से पहले, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो बहुत बहुत ख़राब इंप्रेशन क्रिएट करेगी आपके रिज्यूम की। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक ग्रामर होता है यानी व्याकरण, और एक होता है स्पेलिंग मिस्टेक। हेलो, यप, मैं तो ठीक है, 57 लोग मैं देख रहा हूँ अभी भी एक्टिव है, इसलिए मैंने फिनिश नहीं किया। और मैं क्वेश्चन आंसर्स कर रहा था तो लोग क्वेश्चन भी बहुत पूछ रहे थे, इसलिए मैंने फिनिश नहीं किया। ओके, सो फाइन, एज यू से। ओके, ओके, थैंक्स। लुक, आई रियली अप्रिशिएट कि अभी तक लोग जुड़े हुए हैं। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ये लास्ट टिप जो है वो ऐड कर रहा था, कि आपको स्पेलिंग चेक ज़रूर करना है। एक एक स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और आपका ग्रामर भी आपको चेक करना है, यानी व्याकरण जो है, कि जो सेंटेंस आपने, यानी जो लाइन आपने लिखी है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है और प्रॉपर है। और जो फ़ॉन्ट का चुनाव आप करेंगे या जो भी लेटर्स का जब आप टाइप करते हैं तो वो भी आपकी ड्रेसिंग की तरह फॉर्मल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। ये चीज़ टिप है, वो आप ध्यान में रखिए। और इंटरव्यू स्किल्स की जो टिप है उसमें जो बॉडी लैंग्वेज की बात की मैंने, मेकओवर की बात की, कॉन्फिडेंस की बात की, और ख़ास करके सच बोलूँ ना तो सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस ये है कि आप सच बोलिए, क्योंकि जितना आप सच बोलेंगे उतना ही आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर आप कॉपी कर भी रहे हैं या एडिट कर रहे हैं तो चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या है। ईजी वर्ड्स का या शब्दों का चुनाव करें, ये बहुत ज़रूरी है। डोंट फियर इन द इंटरव्यू टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डरने वाली बात है ही नहीं। इंटरव्यूज़ जो है वो इसीलिए होते हैं कि सामने वाले लोग जो हैं वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जानने दीजिए आप कितने इफ़ेक्टिव हैं या कितने आपकी सोच कैसी है। तो ये, इसमें कोई बुरी बात नहीं, उसमें डरने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके नरेंद्र, बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। ओके, जॉब टाइमिंग क्या होता है, एक सवाल आया है यहाँ पे। दिस इज़ समथिंग नाइस। देखिए, जॉब टाइमिंग, एक फुल टाइमिंग जॉब वो ऑफिस आवर्स या इन कंपनी पे डिपेंड करती है, कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करती है, और जो रोल आपको दिया गया है, जॉब रोल, उस पर भी डिपेंड करती है कि आप ऑफिस से ऑपरेट करेंगे या आपका किस तरह से रहेगा, ये कंपनी पे डिसाइड होता है। लेकिन एक फुल टाइम जॉब जो होता है, एक ऑप्शन,
वो 9 घंटे की या 10 घंटे की जॉब होती है। एवरेज टाइम जो है वो 9-10 का होता है, और उसमें आपका जो लंच ब्रेक है वो 1 घंटे का रहता है, और अदर ब्रेक्स मिला के। और इस हिसाब से आपका एक फुल टाइम जॉब जो है वो 9 से 6 या 10 से 7 का हो सकता है। और कुछ कुछ केसेस में जो है वो ऐसे कोई भी रैंडम जो है वो 9 घंटे हो सकते हैं, 9-10 घंटे हो सकते हैं। आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी। ठीक है, देखिए एवरीबडी, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हर कोई इसमें कंफर्टेबल है। और ये एक ऐसी भाषा है जो हर जगह पे हमारे देश में बोली जाती है, तो दैट इज़ गुड। ओके, नरेंद्र यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत होगा, पर अगर आप इंटरव्यू स्किल्स पास नहीं कर सकते तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल नॉलेज दोनों अलग चीज़ें हैं। टेक्निकल नॉलेज के बारे में भी सवाल हो सकते हैं इंटरव्यूअर के, जो आपके प्रोफेशन से जुड़े हो या आपके एजुकेशन से जुड़े हो। और जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें आपका जो मैनर्स, आपका जो थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आईक्यू, ये सब चीज़ों के बारे में भी इंटरव्यूअर जानने की कोशिश करता है, और ये सब चीज़ों के पैरामीटर्स भी वो कैलकुलेट ज़रूर करता है। So guys, I think I will finish it off here, and it was lovely. आपके जो कमेंट्स आए वो भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा बात करते हुए। और बिल्कुल आप अपने जो वैल्यूएबल टिप्स हैं वो दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और आप क्या और सुनना चाहते हो, और इस बारे में या कोई और टॉपिक के बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारे क्वेस्ट ऐप है, उसको आप प्लीज़ रिफ़र कीजिएगा, और करते भी होंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, और गवर्नमेंट या हमारे जो सरकार है वो जो कदम ले रही है उनको सपोर्ट करें, उनके कहे अनुसार आप उसको फॉलो करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और क्वेस्ट से जुड़े रहें, इंटरनेट से जुड़े रहें, और इसी तरह एक दूसरे से जुड़े रहें, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। Keep loving yourself, keep loving life, keep loving everybody. Thank you very much.